रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे लग्जूरियस कार्स बनाती है और दुनिया के सबसे अमीर लोग एक रोल्स रॉयस ओन करने के सपने देखते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली इसी लग्जूरियस कार रोल्स रॉयस की शुरुआत एक ऐसे लड़के ने की थी जिसका पूरा बचपन गरीबी में चाइल्ड लेबर करते हुए गुजरा। कहानी की शुरुआत होती है 1863 में। इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में जन्म होता है हेनरी रॉयस का। जब रॉयस सिर्फ 4 साल के थे तभी उनके फादर का बिजनेस बर्बाद हो गया था और पूरी फैमिली सड़क पर आ गई थी। लेकिन ये तो सिर्फ प्रॉब्लम्स की शुरुआत थी। उसके बाद महज 9 साल की उम्र में रॉयस ने अपने फादर को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, जिसकी वजह से उसकी मदर को मेड का काम करना पड़ा और रॉयस न्यूज़पेपर डिलीवरी करने लगे। अब तक रॉयस का फ्यूचर डार्कनेस से भरा हुआ था, लेकिन 14 साल की उम्र में उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। उनकी आंट ने हेनरी में पोटेंशियल देखा। वो ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी में गई और वहां 20 पाउंड पर एनम देकर रॉयस को एज एन अप्रेंटिस ज्वाइन करवा दिया। अगले 3 सालों तक रॉयस ने दिन रात एक कर दिए। दर्जनों बुक्स पढ़ के और फैक्ट्री में प्रैक्टिकली काम करके कारपेंट्री, मैथ्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीख लिया। 17 साल की उम्र में वो एक फुली कैपेबल मैकेनिक बन चुके थे। 21 साल की एज आते तक वो मैक्सिम वेस्टर्न कंपनी में एज एन इंजीनियर काम कर रहे थे, लेकिन फाइनेंशियली डिफिकल्टीज की वजह से ये कंपनी बंद होने वाली थी। ऐसे में रॉयस के पास कई और कंपनीज में काम करने का ऑप्शन मौजूद था, लेकिन रॉयस ने खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी खोलने का फैसला किया। उन्होंने अपनी 20 पाउंड की सेविंग्स यूज की और मैनचेस्टर में एक छोटे से ऑफिस से शुरुआत की, FH रॉयस एंड कंपनी की। उन्होंने अपने एक दोस्त को एज अ पार्टनर भी ज्वाइन करवाया। इनिशियली सरवाइव करने के लिए रॉयस को जो भी काम मिला उन्होंने वो किया, जैसे कि स्विंग मशीन्स रिपेयर करना, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। लेकिन रॉयस ने देखा कि वक्त के साथ साथ इलेक्ट्रिकल लाइट्स और फिटिंग्स की डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं। इसीलिए उन्होंने आर्क लैंप्स, बल्ब होल्डर्स और इलेक्ट्रिकल डोर्स पर काम करना शुरू कर दिया और इसी काम ने कंपनी की किस्मत बदल दी। ईयर 1900 में कंपनी की सेल 20,000 पाउंड क्रॉस कर चुकी थी। 38 की एज में रॉयस की एक फैमिली थी और वो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बिल्ड करने का प्लान कर रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी एक कहानी में ट्विस्ट आता है। 1901 में ब्रिटिश और जर्मनी ने इलेक्ट्रॉनिकल कंपनीज में एंट्री ले ली। कंपटीशन एकदम से बढ़ गया और इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के प्राइसेस अचानक से डाउन आ गए और पूरी कोशिश के बाद भी रॉयस का बिजनेस क्रैश करने लगा। और इतनी मेहनत से बनाए गए बिजनेस को गिरता हुआ देखकर रॉयस की मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर काफी असर पड़ा। जब रॉयस ने डॉक्टर को कंसल्ट किया तो उन्हें एक सिंपल सी एडवाइस मिली। रॉयस को फ्रेश एयर में रहने की ज़रूरत थी। साथ में एक कार खरीदने की सलाह दी गई ताकि वो अपनी बॉडी को बिना स्ट्रेन दिए ट्रैवल कर सकें। और रॉयस ने वेकेशंस लेकर खुद को ठीक किया और फाइनली डेकोविल नाम की एक फ्रेंच मेड कार भी खरीदी। ये कार काफ़ी आवाज़ करती थी और ब्रेक्स भी काफ़ी इनफेक्टिव थे और ओवर हीटिंग जैसी प्रॉब्लम्स भी थी। हेनरी जैसे बंदे के लिए ये कार बिलो स्टैंडर्ड थी, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस कार में माइनर मॉडिफिकेशंस करेंगे। लेकिन जाने अनजाने में उन्होंने कार को पूरी तरह ही रीडिज़ाइन कर डाला और ये रीडिज़ाइन कार ओरिजिनल कार से काफ़ी कैपेबल थी। और यहीं से रॉयस को कॉन्फिडेंस आया कि वो खुद की कार्स बिल्ड कर सकते हैं और इवन कार्स का बिजनेस भी कर सकते हैं। उन्होंने अपनी एक छोटी सी टीम असेंबल की और अपनी नई कार को डिज़ाइन करना चालू कर दिया। सभी पार्ट्स की ड्राइंग बन जाने के बाद उसको वर्कशॉप में बेचकर उसकी असेंबलिंग स्टार्ट कर दी गई। इवेंचुअली रॉयस की 10 हॉर्स पावर और 2 सिलेंडर्स वाली ये कार शेप लेने लगी और ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट जैसे क्वाइटनेस, लाइटनेस, ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी पर यह कार हर मौजूदा कार से बेटर थी। अप्रैल 1904 में इस कार को सबसे पहले रोड टेस्ट किया गया और अपने पहले ही टेस्ट में इस कार ने 50 किलोमीटर तक का डिस्टेंस तय किया बिना किसी प्रॉब्लम के। रॉयस ने 2 और कार्स बनाई सेम मॉडल्स की और उन्हें टेस्ट करके इम्प्रूव करने लगे। अब उन्होंने वर्ल्ड क्लास कार्स तो बना ली थी, लेकिन वो अकेले ही इन कार्स को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के कैपेबल नहीं थे। और ऐसे में एंट्री होती है कहानी के दूसरे हीरो की, चार्ल्स रोल्स। रॉयस एक एग्जीबिशन में अपनी कार्स को प्रेजेंट कर रहे थे और इसी दौरान इन कार्स पर चार्ल्स रोल्स की नज़र पड़ी। चार्ल्स रोल्स एक पैशनेट मोटरिस्ट थे और सुपीरियर क्वालिटीज़ की कार्स का सक्सेसफुल बिजनेस भी करते थे। रोल्स ऑलरेडी लग्जरी ब्रिटिश कार्स मेकर को ढूंढ रहे थे, इसीलिए उन्होंने रॉयस से मुलाकात की और कार्स को क्लोजली देखा। और रॉयस से वो इतना इम्प्रेस हुए कि बाद में उन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर से कहा कि उन्होंने वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट इंजीनियर को ढूंढ लिया है। अगले 3 महीनों में इन कार्स को बेचने के लिए चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस एक जॉइंट एडवेंचर स्टार्ट करने का एग्रीमेंट साइन करते हैं और इस जॉइंट एडवेंचर से बिकने वाली कार्स का नाम होने वाला था रोल्स रॉयस।
आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अपील है, अगर अभी तक आप लोगों ने एलन मस्क की सक्सेस के बारे में डॉक्यूमेंट्री नहीं सुनी तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस जाकर देख सकते हैं। अब कहानी पर वापस आते हैं। मार्च 1906 में रोल्स रॉयस लिमिटेड को एस्टेब्लिश किया गया। सबसे पहले 4 रोल्स रॉयस 10, 15, 20 और 30 हॉर्स पावर को सप्लाई करने का डिसीजन लिया जाता है। रोल्स का मानना था किसी भी कार की मार्केटिंग करने का सबसे अच्छा तरीका है कार्स के साथ रेसिंग टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करना। इसीलिए रोल्स ने आइल्स ऑफ मैन टूरिस्ट टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया और रोल्स रॉयस की कार्स को यूज करके इन रेसेस को जीता भी, और साथ ही साथ इन्होंने इन कार से कई स्पीड रिकॉर्ड्स भी बनाए। इन सब से रोल्स रॉयस ऑलरेडी एक ग्रेट कार कंपनी एस्टेब्लिश हो चुकी थी, लेकिन अभी उनकी सबसे सक्सेसफुल कार का आना बाकी था। ईयर 1906 के एंड में रॉयस ने 40 और 50 हॉर्स पावर के साथ साथ 6 सिलेंडर वाला मॉडल लॉन्च किया। इस बॉडी का कलर सिल्वर था और ये चलाने में बेहद स्मूथ और साइलेंट थी, बिल्कुल एक घोस्ट की तरह, इसीलिए इसका नाम सिल्वर घोस्ट रखा गया। कार को मार्केट करने के लिए रोल्स ने 24,000 किलोमीटर का इंड्योरेंस टेस्ट प्लान किया, जिसमें सिल्वर घोस्ट को संडे को छोड़कर 2.5 महीनों तक दिन रात लगातार चलाया गया और 24,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया गया और सिल्वर घोस्ट ने बिना किसी इशू के ये टेस्ट पार भी किया। और इसके अलावा रोल्स ने कई डेमोक्रेशन भी पास किए, इसलिए उन्होंने सिल्वर घोस्ट को वेस्पर टेस्ट से गुजारा। इस टेस्ट में उन्होंने कार के बोनट के ऊपर एक कॉइन को बैलेंस करके बिना गिराए इस कार को चलाना था, जिससे प्रूव होता है कि ये कार एक्सट्रीमली स्मूथ है। इन्हीं स्ट्रेटजी से सिल्वर घोस्ट चारों तरफ बेस्ट कार इन द वर्ल्ड पॉपुलर हो गई और ये उस वक्त के किंग्स और क्वीन की फेवरेट कार मानी जाती थी। रोल्स और रॉयस की पार्टनरशिप का डिसीजन एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ था। उन्हें हर तरफ से सक्सेस मिल रही थी, लेकिन तभी एक भयानक हादसा होता है। चार्ल्स रोल्स एविएशन के लिए भी काफ़ी पैशनेट थे। 10 जुलाई 1910 को वो राइट फ्लायर नाम का एक प्लेन उड़ा रहे थे। फ्लाइट के दौरान फ्लाइट का टेल सेक्शन टूट गया और वो प्लेन 100 फीट की ऊंचाई से क्रैश हो गया। इस हादसे में 32 साल के चार्ल्स रोल्स ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अनफॉर्चुनेटली एयरप्लेन एक्सीडेंट में जान गंवाने वाले वो ब्रिटेन के पहले इंसान थे। हादसे ने रॉयस को डीपली इम्पैक्ट कर दिया। वो इस लॉस से उभरने की काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि 1911 में उन्हें एक और झटका मिला। उनकी हेल्थ तेज़ी से ख़राब होने लगी और डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें बोल कैंसर है। उनका एक मेजर ऑपरेशन होना था, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर्स ने कहा कि वो सिर्फ 3 महीने ही जिंदा रह सकेंगे। इसके बावजूद रोल्स रॉयस बेड पर ही सिल्वर घोस्ट के डिज़ाइन और इंजीनियरिंग को इम्प्रूव करते रहे और फिर एक मिरेकल हुआ। देखते ही देखते 3 महीने गुजर गए और रॉयस ने 100% रिकवरी अचीव कर ली थी। वापस आने के बाद रॉयस ने सिल्वर घोस्ट में माइनर चेंजिंग्स की। ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाया गया, सस्पेंशन को इम्प्रूव किया गया और शैशीज को भी स्ट्रॉन्ग बनाया गया। इसी दौरान रॉयस ने देखा कि कार्स के बोनट पर एक पैशनेट सिंबल लगाने का काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, लेकिन कंपनी फिक्र में थी कि लोग इनएप्रोप्रिएट सिंबल्स लगा रहे हैं, जिससे रोल्स रॉयस की इमेज नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकती है। इसीलिए उन्होंने खुद का एक मैस्कोट डिज़ाइन करवाया, जिस मैस्कोट में एलिनोर थॉर्नटन नाम की एक ब्रिटिश एक्ट्रेस और मॉडल को यूज़ किया गया। ये स्कल्पचर एक वुमेन को आगे की ओर लीप करता दिखाता है और उसके हाथ पीछे की ओर स्पेट हैं और उसके ऊपर तेज़ हवा पड़ रही है। ये मैस्कोट इन सेंस ऑफ ग्रेस, फ्रीडम और स्पीड को सिंबलाइज करता है। इसका नाम है स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब है ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस। इन सभी इम्प्रूवमेंट्स के चलते रोल्स रॉयस की सेल्स और प्रॉफिट्स एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे थे। 1930 तक उनका प्रॉफिट 19,000 पाउंड से भी ज़्यादा हो चुका था और ब्रांचेस को इंटरनेशनली एक्सपेंड करने के भी प्लान्स थे। लेकिन फिर से इस कहानी में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है, वर्ल्ड वॉर 1। जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई तो रोल्स रॉयस इसके लिए तैयार नहीं थे। वॉर की वजह से ये कंपनी क्रैश हो गई। इस वार की वजह से सबसे बड़ा इम्पैक्ट रोल्स रॉयस जैसी लग्जरी कार्स मैन्युफैक्चर कंपनीज पर पड़ा और कंपनी को एम्प्लॉयज़ को फायर करना पड़ा। सभी को लग रहा था कि रोल्स रॉयस वार को सर्वाइव नहीं कर पाएगी, लेकिन रॉयस के दिमाग में कुछ और ही प्लान्स थे। रॉयस ने मिलिट्री अथॉरिटी से मीटिंग की, जिसके बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ वॉर में रिलायबल और हाई परफॉर्मेंस वाली गाड़ियों की सख्त ज़रूरत है। इसीलिए रोल्स रॉयस ने सिल्वर घोस्ट को मॉडिफाई करके एक आर्मर्ड कार में बदल दिया। कार की बॉडी में एक 8 mm का आर्मर लगाया गया, साथ ही इसके ऊपर रिवॉल्विंग टर्रेट भी लगाया गया, जिसमें एक मशीन गन फिट की गई थी। ये कार मिडिल ईस्ट के बॉर्डर्स पर ऑपरेशंस को कंडक्ट कर रही थी, प्लस इनका यूज स्पाइंग मिशंस में भी किया गया। और क्योंकि सिल्वर घोस्ट चलाने में काफ़ी स्मूथ थी और वो किसी इफेक्टिव सोल्जर को कैरी करने के लिए भी काफ़ी यूजफुल थी,
और इसीलिए कई सिल्वर गोस्ट को वॉर एम्बुलेंसेस में मॉडिफाई कर दिया गया। इसमें स्ट्रेचर्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स और नर्सेज के लिए सफिशिएंट स्पेस बनाई गई और नाइट टाइम मिशंस के लिए इलेक्ट्रिकल लाइट्स भी फिट की गई। इन एम्बुलेंसेज ने हजारों जिंदगियां बचाई। फाइनली अपने लग्जरी फीचर्स की वजह से रोल्स रॉयस कार्स को हाई रैंकिंग ऑफिसर्स, डिप्लोमेटिक मिशंस और किंग मैसेंजर्स की तरफ से भी यूज किया गया। मिलिट्री के साथ काम करते वक्त रोल्स को रियलाइज हुआ कि मिलिट्री सोल्जर्स अपने एयरप्लेन इंजन्स के लिए फ्रेंच कंपनीज में हैवीली डिपेंडेंट है। गवर्नमेंट भी चाहती थी कि वो ब्रिटिश कंपनी ही उन्हें इंजन सप्लाई करें। इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए रोल्स रॉयस ने एयर इंजन मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री ले ली। रोल्स ने खुद ही एयर इंजन के डिज़ाइन को सीखा और 1915 में लॉन्च किया अपना पहला एयर इंजन, द ईगल। ये इंजन कंपटीशन के मुकाबले में ज़्यादा रिलायबल, लाइट और फ्यूल एफिशिएंट था। इसीलिए ब्रिटिश एयरफोर्स ने साल के एंड तक 500 ईगल इंजन्स का ऑर्डर दे दिया। लेकिन रॉयस यहाँ नहीं रुके। उन्होंने 1917 में लाइट वेट एयरक्राफ्ट के लिए हॉक इंजन बनाया। 1918 में इंजन का स्मॉलर वर्जन फैल्कन इंजन भी बनाया और 1920 में लार्ज और लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट के लिए कॉन्डोर इंजन भी बनाया। इन इंजन की वजह से ब्रिटेन को एरियल कॉम्बैट, स्पाइंग मिशंस, एंटी सबमरीन ऑपरेटर्स, बॉम्बिंग मिशंस में काफ़ी हद तक यूज़ किया जाने लगा और यही इनकी जीत का एक इम्पोर्टेंट फैक्ट था। रोल्स रॉयस का एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री लेना एक ब्रिलियंट स्टेप साबित हुआ। वॉर के ख़त्म होने के अगले 15 साल तक कार्स और इंजन मैन्युफैक्चरिंग दोनों पर फोकस किया। उन्होंने एक स्मॉलर और चीपर कार लॉन्च की जिसका नाम था 20। अनफॉर्चुनेटली 20 की सेल ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं थी। 1925 तक मार्केट में बेंटली, डेमिलर की वजह से कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया था और रोल्स रॉयस को पोजीशन मेंटेन करने के लिए एक बोल्ड कार की ज़रूरत थी। इसीलिए उन्होंने सिल्वर गोस्ट को रिप्लेस करते हुए बेटर परफॉर्मेंस और 4 व्हील्स ब्रेक के साथ एक न्यू कार लॉन्च की, द न्यू फैंटम। फैंटम काफ़ी सक्सेसफुल हुई और इसने वापस से रोल्स रॉयस को लग्जरी कार मार्केट का किंग बना दिया। आगे चलकर फैंटम 2 भी लॉन्च की गई जो कि इक्वली वेल रिसीव्ड थी। 1931 में रोल्स रॉयस ने बेंटली को बाय किया जो बैंकक्रप्ट होने वाली थी। इसीलिए रॉयस ने एक और कार डिज़ाइन की, बेंटली 3.5 लीटर्स, जो रोल्स रॉयस और बेंटली इन दो ग्रेट ब्रांड्स का एक सक्सेसफुल ब्रांड था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रॉयस कभी भी इस कार को अपनी आंखों से नहीं देख पाए। 22 अप्रैल 1933 को 70 साल के हेनरी रॉयस ने अपनी आखिरी सांसें ली। कार की प्रोडक्शन के कुछ महीने पहले ही सर हेनरी रॉयस से लेकर आज तक रोल्स रॉयस ने कई अप्स एंड डाउन्स देखे। एक तरफ फैंटम 3, सिल्वर शैडो, कई कार्स मैन्युफैक्चर की और 1960s में फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से उनकी एविएशन और ऑटोमोबाइल बिजनेस को अलग अलग करना पड़ा। और करंटली रोल्स रॉयस मोटर्स को BMW ओन करती है। लेकिन आज भी रोल्स रॉयस अपनी आइकॉनिक कार्स की वजह से अल्टीमेट लग्जरी कार्स का ग्रेटेस्ट सिंबल है। उम्मीद है आप मेरी इस छोटी सी मेहनत को ज़रूर लाइक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही अमेजिंग डॉक्यूमेंट्री।